हेलो दोस्तों, ABY क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि इतिहास के परिचय के बारे में और इतिहास होता क्या है उसके बारे में अपन ने जाना था, ठीक है। और राजस्थान के नामकरण के बारे में भी अपन ने देखा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का नाम किस तरीके से पड़ा था। राजस्थान का प्राचीन नाम ऋग्वेद के हिसाब से ब्रह्मवर्त रहा है और उसके बाद रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है उसमें इस भौतिक प्रदेश का नाम क्या रखा था, मरुकांतर। बसंतगढ़ के शिलालेख में इसका नाम राजस्थान आदित्य एक नाम मिलता है, जिसे अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल में भी कहीं न कहीं राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन सही मायने में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप में इस भौतिक प्रदेश का नाम क्या रखा था, राजपूताना। 1805 में द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के नाम से विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई और उसी पुस्तक में राजपूताना शब्द लिखित रूप में लिखा गया था। और आगे बात करें कि इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान नाम किसने दिया, तो राजस्थान इतिहास के पिता जिनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस भौगोलिक प्रदेश के 3 नाम दिए थे, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। और संवैधानिक तौर पर अपने इस राज्य का नाम बाद में राजस्थान रख दिया गया। कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर अपन ने बहुत सारी बातें पिछली क्लास में अपन ने ये सारी देखी थी। और आज अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं देखो, राजस्थान की राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं की अगर मैं बात करूं, प्राचीन सभ्यताएं देखो, प्राचीन सभ्यताएं एक होती है सभ्यता और एक होती है संस्कृति। संस्कृति 2 प्रकार की होती है, एक होती है वैचारिक संस्कृति और एक होती है भौतिक संस्कृति। यानी कि वैचारिक और भौतिक संस्कृति को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक वैचारिक हो गई और एक हो गई भौतिक संस्कृति। वैचारिक संस्कृति का मतलब होता है बेटे कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, आपकी भाषा का टोन क्या है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी, मेवाड़ के क्षेत्र में मेवाड़ी, ढूंढाड़ के क्षेत्र में ढूंढाड़ी और हाड़ौती के क्षेत्र में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। तो वैसे ही गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अपनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो कहलाती है वैचारिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो भौतिक संस्कृति में होता है आपका खान पान और आपका रहन सहन, आपका पहनावा कैसा है, आप किस तरीके से रहते हैं, आप कौन कौन से रीति रिवाजों को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन कौन से रीति रिवाजों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं। जैसे कि अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग रीति रिवाजों से रहन सहन उनका अलग अलग होता है। गुजरात में गुजरातियों लोगों का उनका पहनावा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान भी अलग है। वैसे ही राजस्थान के लोगों का रहन सहन अलग है, उनका खान पान अलग है। तो संस्कृति वैचारिक संस्कृति में आ गई आपकी भाषा और भौतिक संस्कृति में आ गई आपके रहन सहन और खान पान, ठीक है। और इन्हीं चीजों को लेकर अपन प्राचीन काल में चले तो वही सभ्यताएं हैं जो प्राचीन काल से आरंभ हुई हैं और वर्तमान में भी चलती हुई आ रही हैं। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि जब आदि मानव के समय से अगर मैं बात करूं तब से लेकर अभी तक कुछ न कुछ परिवर्तनशील रहा है। यानी कि अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए।
आने जाने के साधन के लिए परिवर्तन कर लिए, यानी कि पहले पैदल चलता था, फिर बैलगाड़ी आई, फिर साइकिल आई, फिर बाइक आई, फिर कार आई, फिर बस आई, ट्रेन आई, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। तो बहुत सारी चीजें मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए परिवर्तनशील के रूप में कार्य किया है। तो वैसे ही प्राचीन काल में मनुष्य ने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन किए, अपने जीवन में किन किन चीजों को अपनाया है, किन किन चीजों का प्रयोग किया है, खुदाई के माध्यम से वो चीजें अपने को और इतिहासकारों को मिली है, और उस माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने अंदाजा लगाया है कि उस समय के लोग इस तरीके से रहते थे। और वही चीज अपन आज इस सभ्यता के टॉपिक में पढ़ेंगे। आसान तौर पर मैं बता दूं बेटे कि राजस्थान की सभ्यताएं जो हैं, इन सभ्यताओं को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में। कैसे बांटते हैं? देखो, राजस्थान की जो सभ्यता है, इनको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। आपने देखा भी होगा। सबसे पहली मैं बात करूं पाषाण काल। कौन सा काल मित्रों? पाषाण काल। दूसरा भाग है ताम्र पाषाण काल। कौन सा है? ताम्र पाषाण। तीसरा हो जाएगा ताम्र युगीन। कौन सा हो जाएगा? ताम्र युगीन। चौथा हो जाएगा कांस्य युगीन, और 5वां हो जाएगा लोह युगीन। अब देखो, राजस्थान की सभ्यताओं को 5 भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और लोह युगीन। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इनका मतलब क्या है? तो देखो, नाम से ही जाहिर है। सबसे पहले मैं बात करूं पाषाण काल की, यानी कि पाषाण। तो बेटा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। और काल का मतलब होता है समय। तो वह समय जब मनुष्य ने सर्वप्रथम पत्थरों का इस्तेमाल किया था, पाषाण का इस्तेमाल किया था, वो काल कहलाता है पाषाण काल। यानी कि सीधी सीधे बात है, आपके दिमाग में प्रश्न भी आया होगा कि यानी कि सीधा सीधा आदि मानवों का समय, जब मानव सबसे पहले धरती पर अस्तित्व में आया तो उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया, तो वो कहलाता है पाषाण काल। अब देखो आगे, पाषाण काल के बाद अगला जो मैंने नाम लिखा है वो लिखा है ताम्र पाषाण काल। तो एक चीज याद रखना कि कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आए तो उस शब्द को 2 भागों में डिवाइड कर दो, उसकी संधि कर दो। उसको क्या करना है? 2 भागों में डिवाइड करना। कैसे? जैसे ताम्र प्लस पाषाण। समझ में आ गई बात? देखो, पाषाण का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? सॉरी, पत्थर होता है। और ताम्र का मतलब होता है तांबा। अब इन दोनों को देखो, तांबा और पत्थर। तो ताम्र पाषाण यानी कि वह सभ्यता जहां पर मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल शुरू से कर रहा है। देखो, पत्थरों का इस्तेमाल पाषाण काल से ही कर रहा है, और पत्थरों का इस्तेमाल करना उसने छोड़ा नहीं है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पत्थरों का इस्तेमाल करते करते उसने अपने जीवन में कौन सी धातु को अपना लिया? तो वो है तांबा। तो सबसे बढ़िया प्रश्न कि मनुष्य द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु कौन सी थी? तो वो आप करोगे
तांबा। कौन सी थी? तांबा। तो यानी कि वह समय जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, तो वो समय कहलाता है ताम्रपाषाण का समय। समझ में आ गई बात? अब ताम्रपाषाण के बाद और आगे बढ़े अपन तो ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन क्या होती है? देखो, इसको बात करते, ताम्र का मतलब आपको पता है तांबा, प्लस युग का मतलब होता है काल या समय। ठीक है ना? युग को क्या कह सकते हो आप? काल कह सकते हो या समय कह सकते हो। यानी कि तांबे का समय, केवल तांबा लिखा है मैंने, ठीक है ना? तो ये वो ताम्रयुगीन है, यानी कि वह समय जब मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और अपने जीवन में पूरी तरह से कौन सी धातु को अपना लिया, तो वो थी तांबा। केवल और केवल तांबे का इस्तेमाल करना, वह समय ताम्रयुगीन कहलाता है। समझ में आ गई? अभी मैं केवल आपको इन शब्दों के बारे में बता रहा हूं, आगे अपन इन्हीं शब्दों के माध्यम से सभ्यताओं पर भी आएंगे। ठीक है ना? यहां पर से प्रश्न उठते हैं सबसे ज्यादा बेटे, आप पहले के पेपर उठा के देख लेना कि निम्नलिखित में से ताम्रयुगीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण सभ्यता है, या निम्नलिखित में से कांस्य युगीन सभ्यता नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एग्जामिनर अगर सभ्यताओं से प्रश्न देगा तो सबसे पहला प्रश्न उसके दिमाग में यहीं से आएगा। इसलिए इन शब्दों को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना कि ताम्र पाषाण क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है, ताम्र युगीन क्या होता है। ताम्र युगीन वो समय जब मानव ने केवल और केवल तांबे का इस्तेमाल अपने जीवन में पूरी तरह से कर लिया, क्योंकि पत्थरों का इस्तेमाल अब बंद कर दिया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे तांबे का इस्तेमाल करते करते कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में तांबे की जो धातु थी वो कमजोर पड़ने लग गई। इसलिए यहां पर मनुष्य कहीं ना कहीं होशियार हो चुका था और तांबे से भी ज्यादा मजबूत धातु उसने बनाना प्रारंभ कर दिया। तांबे से भी ज्यादा मजबूत धातु होती है कांसा। क्या होती है? कांसा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने लिखा है कांस्य युगीन, यानी कि वह समय जब मनुष्य ने तांबे को छोड़कर कांसा बनाना प्रारंभ कर दिया और कांसे का उपयोग करना प्रारंभ किया। अब प्रश्न आया होगा आपके कि सर ये कांसा कहां से आया और कांसा बना कैसे? तो ध्यान से सुनना बेटे कि जो तांबा है, तांबे में जब टीन मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? तांबे में जब टीन मिला दिया जाए, टीन भी एक प्रकार की धातु है, तो तांबे में जब टीन मिला दिया जाए तो आपका कौन सा धातु बन जाएगा? तो वो बन जाएगा कांसा। और कांसा कहीं ना कहीं तांबे से भी ज्यादा मजबूत होता। आपके घर में दादा परदादा जो भी हैं, पुराने गांव के लोग हैं, उनके पास कांसे की कोई ना कोई चीज जरूर होगी। अब उनसे पूछना कि कांसे की कोई चीज है क्या? कांसा एक मटमैला सा धातु होता है ना? बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन वो पुराना ही नहीं, वो एक कांसा है और जो बहुत मजबूत होता है और भारी भी होता है ना? किसी के पास कांसे की थाली होगी, किसी के पास लोटा होगा, आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा हो तो अपने दादाजी हैं, परदादा हैं, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे आप पूछना कि कांसा कैसा दिखता है। ठीक है ना? अब देखो, कांसा जब तांबा और टीन मिला दिया जाए तो कांसा बनता है। अब यहां पर सबसे बढ़िया चीज बेटे कि यहां पर आपको अनुपात भी याद रखना है। आरएस के पेपर में अनुपात पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कांसे का अनुपात होगा, तो कांसे का अनुपात है 9:1। क्या है मित्रों? 9:1। यानी कि 9% तांबे में 1% यदि टीन मिला दिया जाए तो आपकी कौन सी धातु का निर्माण हो जाएगा? तो वो होगा कांसे की धातु।
यानी कि वह सभ्यता जिसमें सर्वाधिक कांसे का प्रयोग किया गया। ध्यान से सुनना, वह सभ्यता जिसमें सर्वाधिक कांसे का प्रयोग किया गया था, तो वो सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, इसके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा। अब आगे बात करते हैं लोह युगीन। नाम से ही जाहिर है, लोह यानी कि लोहा। कांसे का इस्तेमाल करते करते कहीं ना कहीं लोगों ने अपने जीवन में अब लोहे को अपना दिया। लोहा यानी कि लोखंड। लोहा अपनाते हुए अपने जीवन में अपनी नई नई चीज़ों का आविष्कार लोगों ने किया, और लोहे की धातु का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ के लोगों ने किया है। तो वह सभ्यता जहाँ पर लोगों ने लोहे का इस्तेमाल किया, तो वो सभ्यता लोहयुगीन कहलाती है। समझ में आई बात? और वहाँ से लेकर वर्तमान तक अगर अभी की बात करें अपन, तो वर्तमान में भी अपन लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? घर बनाने के लिए जो सरिये होते हैं वो किसके होते हैं? लोहे के होते हैं। अधिकतर खिड़की हो गई, किवाड़ हो गया, या कोई भी दरवाजा हो गया, वो ज़्यादातर किसका होता है? लोहे का होता है। मेन गेट, मेन फाटक किसकी होती है? लोहे की होती है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में भी अपन ने लोहे का इस्तेमाल छोड़ा नहीं है। लोहे का इस्तेमाल करना कम जरूर किया है, लेकिन लोहे का इस्तेमाल छोड़ा नहीं है। आज के युग में, आज के मानव ने लोहा कम जरूर किया, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, और आज भी कर रहा है। और लेकिन इस लोहे के साथ साथ अपने जीवन में किसको अपना लिया है? प्लास्टिक को। प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मानव ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अपना लिया। और आने वाले समय में हो सकता है कि लोहे का इस्तेमाल पूरी तरीके से मानव बंद कर दे और कहीं कोई नई चीज़ आ जाए और उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दे। अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक लिखा। अब आप सोचोगे कि प्लास्टिक कैसे? तो आप खुद ही देखो कि आप अपनी दैनिक जीवन में सुबह से उठकर, जब सुबह उठते हो आप, तो सुबह से उठकर जब रात को आप सोते हैं, इस पूरी दिनचर्या में आप 85% चीजें केवल और केवल प्लास्टिक की उपयोग करते हो। सुबह उठते हो जो ब्रश करते हो वो प्लास्टिक का है, जिस बोतल से पानी पीते हो वो प्लास्टिक है ना, जिस बाइक से आप चलते हो वो हैंडल प्लास्टिक का है, सीट कवर प्लास्टिक, जिस चेयर पर आप बैठते हो वो प्लास्टिक की है। यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जिस पेन से आप लिखते हो वो प्लास्टिक का है। हर चीज प्लास्टिक। तो कहीं ना कहीं मानव ने अपने जीवन को में प्लास्टिक को अपनाया है, और आज के जीवन में 85% लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल। तो अब समझ में आ गया प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक मानव ने क्या क्या परिवर्तन किए, और उसी परिवर्तन के आधार पर इन सभ्यताओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। अब ध्यान से सुनना। पाषाण काल की सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान की बागौर सभ्यता जो है वो आपकी पाषाण के समय की होगी, क्योंकि बागौर सभ्यता में कुत्ते की प्राचीनतम हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए, और ये कुत्ते की प्राचीनतम हड्डी के साक्ष्य यानी कि मध्य पाषाण काल के समय के हैं। तो बागौर सभ्यता मध्य पाषाण काल की है, तो उसको किस में डालोगे आप? पाषाण काल में। ठीक है। ताम्र पाषाण की अगर मैं बात करूं बेटे, तो ताम्र पाषाण में आप सभ्यता डालोगे आहड़। उदयपुर में स्थित आहड़ सभ्यता, धूलकोट, ताम्रवती, ताम्रनगी और अघाटपुर के नाम से जिसको जाना जाता है, मेवाड़ राजघराने की प्राचीनतम राजधानी आहड़, ये एक ताम्र पाषाण सभ्यता है। यहाँ की सभ्यता ने पत्थरों का इस्तेमाल किया, और पत्थरों का इस्तेमाल करते करते कहीं ना कहीं तांबे का इस्तेमाल भी करना प्रारंभ कर दिया था। आपने आहड़ सभ्यता में पढ़ा होगा कि तांबा गलाने की भट्टी मिली।
तो इससे यही जाहिर होता है कि भाई तांबा गलाने की भट्टी मिली, तो इसका मतलब यहाँ के लोग तांबे से परिचित थे। समझ में आ गई बात? तो आहड़ सभ्यता ताम्र पाषाण की सभ्यता होगी। अब बात करें ताम्र युगीन की। ताम्र युगीन की अगर मैं बात करूं तो ताम्र युगीन की अगर बात की जाए तो ताम्र युगीन में आपकी सभ्यता आएगी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नीमका थाना में है गणेश्वर सभ्यता, ताम्र की जननी जिसको कहा जाता है, जहां से तांबा निकलता है। इन सभी सभ्यताओं के बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कौन से काल में कौन सी सभ्यता आती है और यहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो ताम्र युगीन में आ जाएगी आपकी कौन सी सभ्यता? गणेश्वर की सभ्यता। इसके अलावा भी बहुत सारी सभ्यताएं आती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। कांस्य युगीन। अब कांस्य युगीन में आप लिखोगे मित्रों कालीबंगा, लेकिन यहां पर अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है। सारी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता यही है कालीबंगा। सभ्यताओं से प्रश्न आएगा तो कालीबंगा से वो चुकेगा नहीं एग्जामिनर। तो एक चीज ध्यान रखना कि कालीबंगा कांस्ययुगीन सभ्यता अपन कह देते हैं, लेकिन अगर पूरे भारत की अगर बात आ जाए कि पूरे भारत में कांस्य युगीन की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो वो आप करोगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहा जाता है। वो पूरी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता है। और उसी सभ्यता का एक छोटा सा स्थान जो राजस्थान में पड़ता है वो कहलाता है कालीबंगा। जब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता ही अगर कांस्य युगीन है और उसमें स्थित एक स्थान कालीबंगा भी क्या होगा? कांस्य युगीन ही होगा। समझ में आ गई? इसको आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में। लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता में आप डालोगे बेराट सभ्यता को। प्राचीन नाम इसका विराट नगर है। ये वही विराट नगर है महाभारत के समय पांडवों ने जहां पर अज्ञातवास बिताया था, और इसी को अपन वर्तमान में बेराट कहते हैं। और इस बेराट सभ्यता से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको लोह युगीन सभ्यता में गिना जाता है। तो कुछ मेन ऐसी सभ्यता हैं जिनको मैंने डिवाइड किया। पाषाण में बागोर, ताम्र पाषाण में कौन सी हो जाएगी? आयड़, और ताम्र युगीन में गणेश्वर, लोह युगीन में कालीबंगा, और कांस्य युगीन में कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा, और लोह युगीन में कौन सी हो जाएगी? बेराट। तो आगे पढ़ते हैं। देखो ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं पाषाण की, यानी कि पाषाण काल। आराम से पढ़ो मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाक, कान और अपना दिमाग, मस्तिष्क क्लास पर रखना। गारंटी लेता हूं कि आपको के अलावा कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं की। अच्छे से पढ़ो और पूरी क्लास देखने के बाद आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, मजा आ गया। ध्यान से देखना। पाषाण काल, पाषाण काल को अपन 3 भागों में डिवाइड करें। कितने भागों में? 3 भागों। सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर आ जाएगा मध्य पाषाण, फिर आ जाएगा नव पाषाण। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पाषाण काल यानी कि वह समय जिस समय मानवों ने केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया, और उस पत्थरों के समय को इतिहासकारों ने
3 भागों में डिवाइड किया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे, सबसे पहले पुरापाषाण की अगर मैं बात करूं तो ये वो समय है जब आदि मानव सर्वप्रथम धरती पर आया। आदि मानव सबसे पहले धरती पर आया और कुछ अता पता नहीं था उसको, न तो खाने के ठिकाने न रहने के ठिकाने, पेड़ों पर रहता था, घुमंतु प्राणी था, एक जगह टिक कर रहने की उसकी कोई भी प्रवृत्ति नहीं थी। ठीक है, भोजन कच्चा खाता था, शिकार करता तो भी कच्चा, क्योंकि आग का आविष्कार अभी हुआ नहीं है ना। पेड़ों की छाले पहनता था, पत्ते खाता था, फूल खाता था, फल खाता था। तो ये वो समय है पुरापाषाण। लेकिन यहां पर उस मानव की इतिहासकारों ने एक जाति रखी, और वो जाति थी कौन सी? नेग्रिटो जाति। तो प्रश्न आ जाता है कि पुरापाषाण काल में मानव की जाति कौन सी थी? तो जाति करोगे बेटे नेग्रिटो। कौन सी जाति? नेग्रिटो। प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर दूसरा कि आदि मानव ने, जाहिर है कि ये यहां पर आया है तो उसने पत्थरों से कुछ ना कुछ इस्तेमाल किए, तो पत्थरों से कुछ ना कुछ औजार तो उसने बनाए होंगे। तो यहां पर दूसरा प्रश्न उठता है कि आदि मानवों ने सबसे पहले कौन से पत्थरों का इस्तेमाल औजार बनाने में किया था? तो यहां पर ध्यान रखना कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्वार्टजाइट नामक पत्थर, कौन सा पत्थर मित्रों? क्वार्टजाइट नामक जो पत्थर था वो औजार बनाने में इस्तेमाल किया था। चापर, चापिंग, बिदारनी, खुरचनी, हैंडेक्स, अलग अलग प्रकार के आदि मानवों ने पत्थर के औजार बनाए। अब आगे बात करें, यहां पर अगर भोजन की मैं बात करूं तो भोजन कैसा हो जाएगा मित्रों? कच्चा। अब कच्चा क्यों? क्योंकि यहां पर आग का आविष्कार नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर भोजन आदि मानव ने कच्चा खाया। अब पूरा पाषाण से प्रवेश करें पर कहीं ना कहीं मध्य पाषाण में, तो मध्य पाषाण में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया होगा। अब वो परिवर्तन आया क्या? ध्यान से सुनो कि मध्य पाषाण काल में आदि मानवों ने सर्वप्रथम पशुपालन करना प्रारंभ किया। क्या करना प्रारंभ किया मित्रों? पशुपालन। और यहां पर प्रश्न उठता, देखो सबसे पहला कौन सा पशु था? सबसे पहला पशु कौन सा था? यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि आदि मानवों द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? तो वो आप करोगे कुत्ता। और ये वही कुत्ते की हड्डी के साक्ष्य है जो बागोर सभ्यता से अपने को प्राप्त हुए। तो बागोर सभ्यता इस समय की है। समझ में आ गई बात। अब देखो, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, सबसे पहला पशु कौन सा पाला गया? कुत्ता। अब यहां पर क्या हुआ? मानवों ने आग का आविष्कार भी कर लिया। अब यहां पर आग का आविष्कार हुआ कैसे? ध्यान से सुनो। बड़े बड़े जानवर जब विलुप्त हो गए तो आदि मानवों ने क्या किया? यहां पर झुंड बनाना प्रारंभ कर दिया, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि पहले अपने अपना देखते थे और फिर बाद में 5-5, 10-10 जनों ने अपना ग्रुप बना लिया और उन्होंने तय कर लिया कि सभी मिलकर एक जानवर को घेरेंगे, उसके ऊपर पत्थर के औजार मारेंगे और फिर अपन क्या करेंगे? शिकार करेंगे। यह तय करने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक जानवर को पकड़ा और उसके ऊपर पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही 2 पत्थर आपस में टकराए, चिंगारी निकली और उसी चिंगारी से किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार।
तो जब आग का आविष्कार हुआ तो भोजन कैसा हो जाएगा? पका हुआ। कैसा हो जाएगा मित्रों? पका हुआ। पहले भोजन कच्चा था, अब भोजन हो जाएगा पका हुआ। अब यहां से देखो, वहां पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण के बीच में कुछ परिवर्तन हुआ। मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया है, पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं आग का आविष्कार कर लिया, और भोजन इनको कच्चे से पका हुआ मिल गया। और अब आगे बढ़ते हैं अपन नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल की ओर, इसी नवपाषाण काल को महापरिवर्तन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? महापरिवर्तन काल। भाई, नवपाषाण काल को महापरिवर्तन काल कहा जाता है, तो महापरिवर्तन काल यानी कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के मुकाबले सबसे ज्यादा परिवर्तन कौन से काल में हुआ? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। इसलिए इसे महापरिवर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आगे, यहां पर मानव ने क्या किया? सर्वप्रथम यहां पर मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया। कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान से सुन लेना कि आदि मानवों के द्वारा सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ किस काल में किया गया? तो आप करोगे नवपाषाण काल में। समझ में आ गई बात? और कृषि करना प्रारंभ किया है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि यहां कृषि कर ली चल दिए, वहां कृषि कर दी चल दिए। किसी भी फसल को पकने में मिनिमम 4 महीने का समय लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? 4 महीने का समय लगता है, तो उनको एक जगह टिक के भी रहना पड़ेगा। तो जब कृषि करना प्रारंभ किया तो इन्होंने यहां पर स्थायी रहने की प्रवृत्ति को अपनाया। स्थायी रहने की प्रवृत्ति को अपनाया, मकान बनाए, यानी कि मकानों का आविष्कार किया। मकान यानी कि आज के इंजीनियरों के हिसाब से मकान नहीं बनाए होंगे कि ऐसे डेवलप करके ना बाहर बालकनी निकाली होगी, अंदर हॉल होगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो आदि मानव है, उनको इतनी कोई समझ नहीं है। तो उन्होंने कच्चे पूचे मकान बनाए होंगे, क्योंकि चारों तरफ ऐसे पत्थर खड़े किए होंगे, उस पर घास फूस वगैरह डाल दिए होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मकान बनाने प्रारंभ किए। अब जब कृषि कर रहे हैं, मकान बना लिए, भाई स्थायी रहने की प्रवृत्ति को उन्होंने अपना लिया। अब यहां पर क्या हुआ? अब यह हुआ कि यहां के मानव ने, ध्यान से सुनना, यहां के मानव ने चाक का आविष्कार किया। इसका आविष्कार किया, चाक का आविष्कार। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये चाक क्या होती है? चाक क्या होती है? देखा भी होगा, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा कि इसको चाक ही कहते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिस पहिए को घुमाता है वो क्या कहलाती है? चाक कहलाती है। ध्यान से सुनना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिस पहिए को घुमाता है उसको क्या कहा जाता है? चाक कहा जाता है। और जब चाक का आविष्कार हुआ तो किसका आविष्कार होगा? मृदभांड का आविष्कार होगा। मृद का मतलब होता है मिट्टी, और भांड का मतलब होता है बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। तो नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया, स्थायी रहने की प्रवृत्ति को अपना लिया, मकान इन्होंने बनाए, चाक का आविष्कार कर लिया, मृद भांड बनाना भी आदि मानव सीख गया। और कहीं न कहीं इसी चाक को उन्होंने पहिए का रूप भी दिया। किसका रूप दिया मित्रों? पहिए का। तो पहिए का आविष्कार भी कौन से काल में हुआ है? तो वो आप करोगे नवपाषाण काल में। और जब पहिया बना, पशु इनके पास पहले से ही है, तो पशु और पहिया मिलाकर इन्होंने पशु गाड़ी का भी आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार कर लिया मित्रों? पशु गाड़ी का। अब पशु गाड़ी क्या होगी?
कि भाई ये कोई पशु है मान लो, है ना, ये टांगे हैं इसकी, इसके ऊपर एक डंठल रख दिया इस तरीके का, और उस चाक को दोनों तरफ पहिए जैसा रूप दे दिया, तो इस तरीके का पशु गाड़ी बना दी, है ना। उस समय का कोई एरोप्लेन तो होगा नहीं कि ऐसे बना देंगे। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के तौर पर जब अपन पूरा पाषाण काल की अगर अपन बात करें, जब आदि मानव को कुछ पता नहीं था क्या करना है, लेकिन पूरा पाषाण से लेकर नव पाषाण तक आते आते मानव ने पशुपालन कर लिया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, आग का आविष्कार कर लिया, पशु गाड़ी का आविष्कार कर लिया, मृदभांड भी बनाने लग गया। तो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर अगर यहाँ पर देखें तो नव पाषाण काल तक आते आते आदि मानव ने अपना एक छोटा सा गांव बसा लिया था। तो ये चीज ध्यान रखना, पाषाण काल पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको पता पड़ जाए कि पाषाण काल था क्या। बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते ही नहीं है और बताते ही नहीं है कि आखिरकार सभ्यता बनी कैसे, कि भाई लिख दो लोह युगीन सभ्यता, लिख दो कांस्य युगीन सभ्यता, लिख दो ताम्र पाषाण सभ्यता। अरे भाई ताम्र पाषाण सभ्यता लिख दो, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। तो वो सारी चीजें अच्छे से जीरो से मैंने आपको बता दिया। जिस पाषाण के बारे में मैं बार बार पाषाण काल करता था, उस पूरे पाषाण काल को अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि पाषाण काल क्या था। पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक मैंने अभी तक किसी धातु का नाम नहीं लिया, केवल एक पत्थर के, पत्थर पत्थर पत्थर, क्योंकि इस काल में केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। समझ में आ गई। तो इतिहास का सबसे पहला चैप्टर पाषाण काल था, लेकिन अपने को इंडिया हिस्ट्री में अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री में सभ्यताओं का टॉपिक अपन लेके चल रहे थे, और सभ्यताओं में सबसे पहला जो टॉपिक पाषाण काल का था, उसमें मैंने आपको अच्छे तौर पर इसको मैंने बताया है। ठीक है, अब मैं आगे लेता हूं। ये वो समय है जब पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। यहां पर मनुष्य ने केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया। अपन यहां तक अपन आ गए, यानी कि मानव ने अपना एक छोटा सा गांव बसा लिया है। ठीक है ना। अब यहां से अपन राजस्थान के इतिहास में घुसते हैं राजस्थान की सभ्यताओं में घुसते हैं। कैसे, देखो, अब आगे की अगर बात करें, ये पाषाण काल हो गया। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं ताम्र पाषाण। किसकी बात कर रहा हूं मित्रों, ताम्र पाषाण। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर मैंने पाषाण बढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही था कि ये आपको अच्छे से समझ में आए, कि एग्जामिनर सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पुटअप करते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया कि पत्थरों का इस्तेमाल आदि मानवों ने कैसे किया, यानी कि मनुष्य ने कैसे कैसे पत्थरों के इस्तेमाल किए, कैसे कैसे अपने जीवन में परिवर्तनशील रहे, अपने जीवन को किस तरीके से उन्होंने संघर्षमय तरीके से आसान बनाया। अब देखो, अब यहां पर मैंने क्या किया है कि पत्थरों का इस्तेमाल आदि मानव पहले से ही कर रहा है, और यहां पर पत्थरों का इस्तेमाल करते करते उसने अपने जीवन में एक नई धातु को खोज लिया, जिसका नाम है तांबा। क्या नाम है, तांबा। तो यहां पर प्रश्न सबसे पहला उठता है कि मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। तो मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, और पत्थरों के साथ साथ इस्तेमाल की गई धातु कौन सी है, तांबा है। और जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे को इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, तो उस समय को इतिहासकारों ने क्या कहा है, ताम्र पाषाण। और राजस्थान में ताम्र पाषाण की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो वो आप करोगे आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मेरे मित्रों, आहड़ सभ्यता। अब इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा।
लेकिन इससे ये तब तक समझ में नहीं आती जब तक मैंने आपको पाषाण नहीं पढ़ाया। अब आपको पता है कि पीछे पाषाण का मतलब क्या है, पत्थरों का इस्तेमाल कैसे हुआ, और फिर पाषाण काल से कैसे यहाँ की पीढ़ी या मनुष्य जो है वो ताम्र पाषाण तक पहुंचा। अब ताम्र पाषाण की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहली सभ्यता आपकी राजस्थान की आएगी, वो आएगी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा स्थान, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं आहड़ कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में। कहां पर स्थित है मित्रों? उदयपुर। नदी, यहां पर अब नदी, अब देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, सभ्यताएं, चाहे भारत की सभ्यताएं हों चाहे राजस्थान की सभ्यताएं हों, किसी भी सभ्यता का कोई भी स्थल दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा देना, या गांठ बांध लेना कि भाई किसी भी सभ्यता का कोई भी स्थल या किसी भी स्थल का नाम आ जाए तो वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होगा। यानी कि चाहे आहड़ आ जाए, धूलकोट आ जाए, या फिर कोई गणेश्वर सभ्यता आ जाओ, भाई मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, बनावली, धोलावीरा, XYZ जितने भी सभ्यताओं के स्थल हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होंगे। और नदी एग्जामिनर पूछता है तो अच्छे तरीके से नदी याद रखना, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता यदि मैं बता रहा हूं तो स्थान कहां पर हो गया? उदयपुर। और नदी अगर पूछ ली जाए तो नदी यहां पर आप करोगे कौन कौन सी? तो देखो, मुख्य नदी की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी बनास। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। मुख्य नदी हो जाएगी बनास। और इसकी सहायक, बनास की सहायक नदी कौन सी है? बनास की सहायक नदी हो जाएगी आयड़। और आयड़, या फिर यहां पर ओब्लिक में मैं लिख दूं बेड़च। समझ में आ रही है बात? आयड़ को ही बेड़च कहा जाता है। और कैसे कहा जाता है, अब ध्यान से सुनना। ये नदी हो गई आयड़, यहां पर पड़ती है उदय सागर झील। कौन सी झील पड़ती है मित्रों? उदय सागर। उदयपुर वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। आयड़ नदी यहां से निकलती हुई उदय सागर झील में गिरती है तो इसका नाम होता है आयड़, ठीक है। और जब ये उदय सागर झील से निकलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। जब यहां से निकलती है तो इसलिए इसका नाम हो जाता है बेड़च। और आगे जाकर ये कौन सी नदी में मिलती है? बनास नदी में। तो ये ध्यान रखना आप अच्छे तरीके से। मुख्य नदी हो जाएगी कौन सी? बनास। सहायक नदी आयड़ या बेड़च नदी। तो यहां पर कुछ चीजें आपको सभ्यता की ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि वो सभ्यता कहां पर है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। कोई भी स्थल हो नदी जरूर आएगी। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे। अब आगे अगर मैं बात करूं आयड़ की, तो आयड़ सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है? आयड़ सभ्यता को ताम्रवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रवती। इसी को ताम्र नगरी भी कहते हैं। इसी सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है और इसी को अगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है या आहड़ सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ आपको नहीं पूछे। प्रश्न थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके वो पूछ लेगा कि धूलकोट सभ्यता किस नगरी में स्थित है, या धूलकोट सभ्यता या अगाटपुर सभ्यता कहां पर स्थित है ना। तो वो सारी सभ्यता आहड़ सभ्यता के ही नाम है। ताम्रवती, ताम्रनगरी, धूलकोट, अगाटपुर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ताम्रवती नगरी और
ताम्र नगरी, ये आहड़ को कहा जाता है, जबकि ताम्र जननी गणेश्वर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। गणेश्वर को ताम्र जननी कहा जाता है। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, तांबे को सींचने वाली। ताम्र संचयी संस्कृति गणेश्वर को कहते हैं। ठीक है, तो उपनाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब खोजकर्ता। खोजकर्ता, अब यहां पर ध्यान रखना कि भाई किन किन व्यक्तियों ने अपना योगदान आहड़ सभ्यता की अलग अलग सामग्रियों को खोजने में दिया है। योगदान किस किस ने दिया है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आर.सी. अग्रवाल। कौन थे मित्रों? आर.सी. अग्रवाल। एच.डी. सांकलिया, आर.सी. अग्रवाल हो गए, एच.डी. सांकलिया हो गए, वी.एन. मिश्र हो गए। कौन हो गए? वी.एन. मिश्र और अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, इन सभी ने अपना कुछ न कुछ योगदान इस पूरी सभ्यता को खोजने में दिया है। तो आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, हंसमुखदास सांकलिया, वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र और अक्षय कीर्ति व्यास, इन सभी ने कहीं न कहीं इस सभ्यता की खुदाई करवाई है और कहीं न कहीं अलग अलग चीज़ों को प्राप्त किया है और इसको अलग अलग इसका व्याख्यान किया है। ठीक है, अब देखो आगे अगर बात करें प्राप्त सामग्री की। प्राप्त सामग्री, अब आहड़ सभ्यता से मिला क्या क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, किसी भी सभ्यताओं को कंठस्थ तरीके से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से प्राप्त चीजें एक एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अगर कंठस्थ याद नहीं हुआ तो आहड़ में गणेश्वर, गणेश्वर में कालीबंगा सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे तरीके से कंप्लीट तौर पर इसको लिख लिख के याद करें कि किस जगह से क्या प्राप्त हुआ है। ध्यान से सुनना क्या क्या मिला है। देखो, आहड़ सभ्यता से अपने को सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो दीपक के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। दीपक के साक्ष्य यहां से मिले। मातृ देवी की मूर्ति यहां से मिली है। मातृ देवी की मूर्ति। अब दीपक के साक्ष्य अगर यहां से मिले हैं तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि उस समय अनुष्ठानों में दीपक जलाने की प्रथा प्रचलित थी। किसकी प्रथा प्रचलित थी? दीपक जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मातृ देवी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है ना, यहां से मकान के साक्ष्य मिले। और एक मकान मिला है कितना लंबा? 45 फीट लंबा। प्रश्न आ चुका है बहुत बार कि भाई 45 फीट लंबा मकान किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो आप करोगे 45 फीट लंबा मकान आहड़ सभ्यता से मिला है। ठीक है ना, अब देखो मकानों की अगर मैं बात करूं तो मकानों की आकृति कैसी थी मित्रों? मकानों की आकृति थी आयताकार। कैसी थी? आयताकार। मकानों की जो नींव थी वो नींव किसकी बनाई गई थी? पत्थर की। किसकी बनाई गई थी? पत्थर की बनाई गई थी। मकानों की जो छत थी इसे बांस बिछाकर मिट्टी से लेपा गया था। यह चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से। मकानों की आकृति आयताकार थी। मकानों की नींव पत्थर की बनी हुई थी। मकानों की जो छत थी वो बांस बिछाकर मिट्टी से लेप दी गई। ठीक है ना, अब देखो आगे और क्या क्या मिला है। यहां से 2 बड़े मृदभांड मिले। क्या मिले मित्रों?
दो बड़े मृदभांड। मृदभांड का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मिट्टी के बर्तन। और इतिहासकार मानते हैं इनको नाम दिया है गोरे और कोठे का नाम दिया, गोरे व कोठे। और इतिहासकार कहते हैं कि इसमें अनाज रखा जाता था। क्या रखा जाता था मित्रों? अनाज। तो आर्य सभ्यता में आप जाकर देख सकते हैं आर्य संग्रहालय में कि जाते ही एंट्री करते आपको दो बड़े बड़े मृदभांड मिलेंगे जो इतिहासकार मानते हैं कि उसमें अनाज रखा जाता था और जिसमें गोरे और कोठे नाम उनको इतिहासकारों ने दिया है। यहां से सील बट्टे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं मित्रों? सील बट्टे। पुराने गांव के मकान में जाकर देख लेना या किसी के गांव में मिल भी जाएंगे। सील बट्टे बड़ा सा पत्थर होता है मसाला पीसने के लिए, उसके ऊपर छोटा सा पत्थर होता है जिसको घिसा जाता है, जिसको सील बट्टे कहते हैं, है ना। तो सील बट्टे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो आप करोगे कहां से? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो सील बट्टे यहां से मिले। और इंपॉर्टेंट चीज स्टार लगा देना, यहां से तांबा गलाने की बट्टी मिली है। कौन सी बट्टी मिली है? तांबा गलाने की बट्टी यहां से प्राप्त हुई है। और इतिहासकार अनुमान क्या लगाते हैं? अगर यहां से तांबा गलाने की अगर बट्टी मिली है तो यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तांबे को गलाकर उनके नए उपकरण बनाना था। तो प्रश्न आ जाए कि भाई आहड़ सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इतिहासकारों के अनुसार तांबे को गलाकर नए नए उपकरण बनाना। क्यों? क्योंकि यहां पर तांबा गलाने की बट्टी मिली है। तो सीधा सीधा बात तो वही जाती है, अगर तांबा गलाने की बट्टी अगर यहां पर मिली है तो यहां के लोग तांबे से परिचित थे। किससे परिचित थे? तांबे से परिचित थे। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, नींव किसकी बनी हुई है? पत्थर की। सील बट्टे किसके बने हुए हैं? पत्थर के। तो सीधी सीधी बात है कि यहां के लोग पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और पत्थरों के इस्तेमाल के साथ साथ ये तांबे से भी परिचित थे। तो पत्थरों का भी इस्तेमाल किया और तांबों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी कारण आहड़ सभ्यता को ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है, जो पाषाण यानी कि पत्थरों का भी इस्तेमाल करती है और तांबे का भी इस्तेमाल करती है। अब देखो आगे आगे अगर मैं बात करूं तो यहां से मिट्टी की बनी सांड की आकृति प्राप्त हुई है। या मिट्टी की सांड की बैल की आकृति प्राप्त हुई है जिसे बनासियन बुल कहा गया। क्या कहा गया? बनासियन। प्रश्न आता है कि भाई बनासियन बुल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो वो करोगे आप आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है। यहां से कपड़ों पर रंगाई व छपाई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है कि कपड़ों पर रंगाई और छपाई के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो करोगे आप आहड़ सभ्यता से। इससे आहड़ सभ्यता से कपड़ों पर रंगाई और छपाई के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है ना। अब देखो कितनी सारी चीजें यहां से मिली। मकान के साक्ष्य मिले, 45 फीट लंबा मकान मिला, मातृ देवी की मूर्ति, दीपक के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। ठीक है ना। मकानों की आकृति कैसी थी? आयताकार। नींव कैसी थी? पत्थर की। छत बांस बिछाकर मिट्टी से लेपी गई थी, है ना। और दो बड़े मृदभांड मिले जिनको गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। यहां से सील बट्टे प्राप्त हुए, यहां से तांबा गलाने की बट्टी प्राप्त हुई, यानी कि यहां के लोग तांबे को गलाकर उनके नए नए उपकरण बनाते थे। यहां से मिट्टी की बनी सांड या बैल की आकृति मिली है जिसे बनासियन बुल कहा गया। क्या कहा गया?
बनास्यन वूल कहा गया, और यहाँ से कपड़ों पर रंगाई और छपाई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है ना। यहाँ पर मोहरे भी मिली हैं और सिक्के भी मिले हैं जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, जो हाथ में तीर और तरकस लिए हुए है। तो कहीं ना कहीं आहड़ सभ्यता प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ये प्राचीन लोगों का केंद्र या एक सभ्यता ही नहीं, बल्कि मेवाड़ के राजघराने की राजधानी भी आहड़ रहा है, और उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी ये रहा है। तो आहड़ राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ें, और क्या क्या चीज़ें मिली हैं इन सबको अच्छी तरीके से आप अध्ययन करें। यही है, आप निरंतर इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।